हेलो फ्रेंड्स, लमोरिया स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। मैं विकास कुमार नए टॉपिक विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के साथ। देखिए, पिछले वीडियो में भी पढ़ा था अपने कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो तो ऐसे चालक का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। पिछले वीडियोज में अपन ने पढ़ा था कि प्रतिरोध जो होता है वो 4 बातों पर निर्भर करता है। मेनली एक तो लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है, और तीसरा चालक के ताप पर और चालक की प्रकृति पर। तो अपन पहले 2 पॉइंट काम में लेंगे कि आर समानुपाती एल, यानी कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों समीकरणों को जब एक जगह लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आर समानुपाती एल अपॉन ए, और ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा? नियतांक आएगा, जिसे क्या कहा जाता है? रो। क्या कहा जाता है? रो। ठीक है, जो विशिष्ट प्रतिरोध का नियतांक होता है। तो यहां से R बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक है, रो की वैल्यू निकालेंगे तो इस बराबर के इधर ए को ले जाएंगे तो R के गुणा में आ जाएगा ए, आर गुणा ए, और बटा में क्या आ जाएगा? एल। ठीक, तो रो की वैल्यू आ गई, रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। अब अगर अपन क्या करते हैं, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मान 1 वर्ग मीटर या 1 मीटर स्क्वायर और लंबाई का मान 1 मीटर कर दें तो उस अवस्था में ही उस चालक का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यानी जब किसी चालक तार की आपने लंबाई कितनी कर दी? 1 मीटर, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या कर दिया? 1 मीटर स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर 1 रखोगे, 1 रखोगे, ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी? रो इक्वल टू आर। यानी जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध के बराबर ही होता है, लेकिन वो अवस्था कौन सी है कि आपने उस चालक तार की लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर कर दिया है। तो उस अवस्था में चालक का जो प्रतिरोध होगा वही क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। अब बात करें मात्रक कैसे निकालें विशिष्ट प्रतिरोध का, तो देखो यहाँ से प्रतिरोध आर है, आर का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम गुणा क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर बटा में लंबाई, तो लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कट गया, क्या बचा? ओम गुणा मीटर। यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम गुणा मीटर। और विमा वही होगी जो प्रतिरोध की होती है, M1L2 T-3 A-2। अब देखो, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, आप इसको प्रतिरोधकता भी बोल सकते हो या विशिष्ट प्रतिरोध भी, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पदार्थ का आंतरिक गुण होता है। यानी कि ये पदार्थ का क्या होता है? आंतरिक गुण होता है। ये पदार्थ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता। यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पदार्थ के आकार व आकृति यानी कि लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। तो किस पर निर्भर करता है विशिष्ट प्रतिरोध? चालक के ताप पर और चालक की प्रकृति पर। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। धातुओं का ताप बढ़ाने पर उनका विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। अगर आप कोई मेटल आपके पास है, धातु है, और उनका आप ताप बढ़ा रहे हो तो उनका विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट है, अतिचालकों की प्रतिरोधकता क्या होती है? शून्य होती है। यानी कि अतिचालकों के लिए विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है अतिचालकों के लिए वो क्या होती है? 0 होती है, शून्य होती है। फीकोनी यानी फेरिक, कोबाल्ट और निकल को छोड़कर चुंबकीय क्षेत्र सभी धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ा देता है। यानी कि लोहा, कोबाल्ट और निकल, इन पे अगर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाए तो इनकी प्रतिरोधकता नहीं बढ़ती है। यानी FeCO और Ni को छोड़कर चुंबकीय क्षेत्र सभी धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ा देता है। यानी कि इनकी प्रतिरोधकता नहीं बढ़ती, चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर बाकी धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। अब देखो, विभिन्न विद्युत चालक पदार्थों के विशिष्ट उपयोग। जैसे पहला है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। तो ऐसे कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है, तो आपका आंसर होगा टंगस्टन। और टंगस्टन का प्रतीक भी कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि टंगस्टन नाम से आपको टी दिमाग में घूमता है, लेकिन टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? W। ठीक है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसकी प्रतिरोधकता और गलनांक के बारे में सत्य कथन छांटो। तो सत्य कथन क्या होगा कि जो फिलामेंट होता है उसकी प्रतिरोधकता और गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं।
प्रतिरोधकता और गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। किसके, बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, जो टंगस्टन धातु का बना होता है, उसकी प्रतिरोधकता और गलनांक उच्च होते हैं। भाई गलनांक उच्च है तभी तो वो जो तंतु है आपका फिलामेंट है वो पिघलता नहीं है। ठीक है, अगर गलनांक कम होता तो वो क्या हो जाता, पिघल जाता जल्दी से। ठीक है, तो आप इसको समझोगे कि फिलामेंट जो होता है उसका प्रतिरोधकता और गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। सेकंड, ताप की युक्तियां जैसे हीटर है, गीजर है, प्रेस है, ठीक है, किसके बने होते हैं, नाइक्रोम के बने होते हैं। हीटर का जो तार देखा होगा आपने, जो कुंडली नुमा तार होता है, घुंडी नुमा तार होता है, वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। अब देखो नाइक्रोम का जो बना होता है इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत ज़्यादा उच्च होती है और गलनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। देखो प्रतिरोधकता उच्च होने का मतलब क्या है, प्रतिरोधकता उच्च होगी तभी तो वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो ऊर्जा है, जो विद्युत धारा है वो क्या होगी, ऊर्जा के रूप में बदलेगी, और ऊर्जा के रूप में बदलेगी तभी तो हीटर क्या होगा, गर्म होगा। तो नाइक्रोम जो होता है या हीटर के अंदर जो पदार्थ लगाते हो आप नाइक्रोम, उसकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा उच्च होती है और उसका गलनांक भी उच्च होता है। सोच के देखो अगर गलनांक कम होता तो उसको थोड़ी सी देर ही गर्म करने के बाद में वो तंतु क्या हो जाता, टूट जाता। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, विद्युत हीटर के जो तंतु होते हैं या गीजर होती है, प्रेस होती है, इनमें क्या होता है कि जो नाइक्रोम का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि नाइक्रोम की जो प्रतिरोधकता होती है वो उच्च होती है और उनका गलनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। नेक्स्ट है प्रतिरोध बॉक्स के प्रतिरोध किन धातुओं के बनाए जाते हैं, तो किसके बनाए जाते हैं, मैग्नीन या कॉन्स्टेंट का बना होता है। प्रतिरोध बॉक्स के प्रतिरोध जो होते हैं वो किसके बनाए, सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि प्रतिरोध बॉक्स के अंदर जो प्रयुक्त प्रतिरोध होते हैं वो बनाए जाते हैं किससे। ठीक है, तो मैग्नीन से या कॉन्स्टेंट से बनाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्यूज तार, कक्षा 6 से शुरू होता है और 12 तक चलता है। ठीक है, कि फ्यूज तार किससे मिलकर बना होता है, Pb प्लस SN किससे मिलकर बना होता है फ्यूज तार, लेड और टिन। Pb प्लस SN यानी कि लेड और टिन से मिलकर बना होता है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो फ्यूज तार के बारे में गलत कथन छांटो, तो उसमें पहला क्वेश्चन जैसे मान लो आ जाएगा कि फ्यूज तार लेड और टिन से मिलकर बना होता है, फ्यूज तार का गलनांक कम होता है, फ्यूज तार का प्रतिरोधकता उच्च होती है और यह समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि फ्यूज तार समांतर क्रम में नहीं श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, तो फ्यूज तार के ऊपर जितने भी फैक्ट हैं वो आपको याद होने चाहिए कि फ्यूज तार लेड और टिन से मिलकर बना होता है, फ्यूज तार का गलनांक कम होता है, ये ध्यान रखना, गलनांक कम होता है और प्रतिरोधकता उच्च होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्यूज तार का गलनांक कम होता है, प्रतिरोधकता उच्च होती है और फ्यूज तार परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अब बात करें कि गलनांक कम क्यों है। सोचो अगर गलनांक ज़्यादा होता तो विद्युत धारा का मान अगर ज़्यादा बढ़ता, अपन विद्युत धारा का मान एक सीमा से ज़्यादा बढ़ जाता, फिर भी जो फ्यूज लगा रखा है वो उड़ता नहीं, मतलब फ्यूज जो तार है वो उड़ता नहीं, और फ्यूज तार उड़ेगा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो परिपथ में जितने भी उपकरण लगे हुए हैं वे सभी जल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। जैसे ही धारा का मान थोड़ा सा ज्यादा हुआ फ्यूज तार क्या हो जाता है, उड़ जाता है। फ्यूज तार उड़ने का मतलब हुआ कि फ्यूज तार उड़ते ही आगे के जो उपकरण होते हैं आपके घर के अंदर, जैसे कमरे के अंदर आपने कोई हीटर लगा रखा है, प्रेस लगा रखी है, बल्ब लगा रखा है, पंखा लगा रखा है, वे क्या हो जाते हैं, जलने से बच जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो फ्यूज पहले ही उड़ जाता है। ठीक है, तो परिपथ में धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। इसीलिए फ्यूज तार का गलनांक तो क्या होता है, कम होता है, और प्रतिरोधकता क्या होती है, उच्च होती है। और फ्यूज तार किस क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अब ये श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखो, जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, उनके क्या बनाए जाते हैं, संयोजक तार बनाए जाते हैं, कनेक्शन वायर बनाए जाते हैं। जैसे चांदी है, भाई विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक क्या होता है, चांदी, और वो सर्वोत्तम चालक है
इसका तात्पर्य क्या हुआ? ठीक इसके विपरीत सोच के देखो कि सर्वोत्तम चालक है यानी कि विद्युत धारा बहुत भारी है, इसका मतलब उसका प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? बहुत ही कम है। ठीक है, तो चांदी है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इन पदार्थों की विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बहुत कम होता है, इसलिए इनके क्या बनाए जाते हैं? संयोजक तार बनाए जाते हैं। और जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है, जैसे नाइक्रोम है, अभी पढ़ा था अपन ने कि विद्युत हीटर के अंदर किसका उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसीलिए तो क्या होता है, उनके प्रतिरोध तार बनाए जाते हैं। ठीक है, तो नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेन, इनके क्या होती है? प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनके प्रतिरोध तार बनाए जाते हैं। अब देखो यहां से विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को क्रम में दिखाया कि कुचालकों की विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान सबसे ज्यादा होता है। भाई विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता ज्यादा होगी तभी तो क्या होगा, उनमें विद्युत धारा नहीं बहेगी, यानी कि कुचालकों के लिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता सबसे ज्यादा होती है, फिर उससे कम होती है मिश्र धातुओं की, फिर उससे कम होती है अर्धचालकों की, और सबसे कम होती है चालकों की। यानी कि चालकों के लिए प्रतिरोधकता का मान बहुत ही कम होता है, किसकी बजाय? कुचालकों की बजाय। चालकों की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है कुचालकों की बजाय। थैंक यू। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें।